हाँ, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार में हम लोग फिनाइल्केटोन्यूरिया क्या होता है देख चुके थे। उसके बाद हीमोफीलिया क्या होता है देख चुके थे। उसके बाद वनता क्या होता है देख चुके थे। आज पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया। कुछ बात जो पता होना चाहिए आपको। पहला बात ये कि जो भी मेंडेलियन विकार है वो जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो भी मेंडेलियन विकार है वह जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है। अब उसमें से जो फिनाइल्केटोन्यूरिया का जीन है वो मतलब है कि अलिंग गुणसूत्र पर होता है। जो वनता था और हीमोफीलिया था उसका जीन जो है लिंग गुणसूत्र पर होता है। इसका जीन जो है ये भी होता है अलिंग गुणसूत्र पर, ठीक है। और दूसरा बात ये पता होना चाहिए कि जो भी मेंडेलियन विकार होते हैं वो सभी बीमारियां जो होती हैं मेंडेलियन विकार वो सभी के सभी अप्रभावी रोग हैं। अप्रभावी का मतलब क्या है? ये दो अलग अलग एलील हैं तो इनका लक्षण जो है तभी दिखेगा जब दोनों समान रहे और दोनों उस बीमारी का ही एलील हो। ये सब बात हम पिछले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलो, अभी पढ़ना है हम लोग को सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी जो है एक अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। जिस तरह से हीमोफीलिया क्या था, लिंग संलग्न था क्योंकि उसका जीन जो था वो लिंग गुणसूत्र पर था। उस तरह से इसका जीन जो होता है वो कहाँ होता है? अलिंग गुणसूत्र पर होता है। तो इसको बोलते हैं अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग। क्या है ये? अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग होता है। इसका जो जीन है वो अलिंग गुणसूत्र पर होता है और ये अप्रभावी रोग होता है, ठीक है। देखो, अप्रभावी रोग समझ रहे हैं ना? पिछले क्लास देखे थे कि नहीं देखे थे? पिछले क्लास देख लेना अगर नहीं देखे तो। उससे समझ आता है कि अप्रभावी का मतलब क्या है। जैसे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसके लिए जो जीन है, देखो हर एक लक्षण के लिए कोई ना कोई जीन होता है तो इसके लिए भी कोई ना कोई जीन होगा। तो इसके लिए जो जीन है वो जीन जो होता है उसके दो एलील होते हैं। एक होता है HbA, ठीक है, और दूसरा होता है HbS, ठीक। जो जीन सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित कर रहा है उसके दो एलील होते हैं। कौन कौन? HbA एवं HbS। अब इसमें से जो HbA है ये सामान्य वाला है, मतलब अगर HbA होगा तो बीमारी उत्पन्न नहीं होगा, सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न नहीं होगा। यह लक्षण क्या होता है बताएंगे अभी। सुनिए कि अगर HbA वाला सामान्य है, HbS जो है यही सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करता है। अब देखो ये दो एलील हैं तो इनसे तीन तरह का जीनोटाइप हो सकता है। कौन कौन? या तो हो सकता है HbA, या हो सकता है HbA HbS, या हो सकता है HbS। तो कौन हो सकता है? देखो तीन तरह का हो सकता है। अब इसमें से अगर ये दोनों है तो बताओ क्या वो रोगी है? मतलब उसके अंदर इसका लक्षण होगा? नहीं होगा, तो ये सामान्य वाला है, बोले ना ये सामान्य वाला है। अगर ये है HbA HbS तो लक्षण होगा? नहीं होगा। देखो इसके अंदर भले ही जीन है लेकिन सिकल सेल एनीमिया का जो लक्षण होता है, लक्षण क्या होता है बताते हैं, वो लक्षण इसमें नहीं होगा, ठीक है। और HbS क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोले ना ये अप्रभावी है। जो भी इसका एलील होता है वो अप्रभावी होता है, तो दूसरा वाला प्रभावी हो जाएगा। और ये वाहक तो है, मतलब उसके अंदर इसका एलील तो है मतलब, लेकिन ये रोगी नहीं है। अगर हम बात करें HbS HbS तो HbS HbS जो है ये रोगी है क्योंकि इसमें दोनों एलील जो है वो सिकल सेल एनीमिया वाले हैं। तो यही होता है, इसके जो एलील होते हैं, जीन होते हैं, दो एलील होता है HbA HbS और ये अप्रभावी रोग है। मतलब लक्षण तभी दिखाई देगा जब दोनों के दोनों सिकल सेल एनीमिया के ही एलील। बात समझे? फिर सुन लो। सिकल सेल एनीमिया एक मेंडेलियन विकार है और मेंडेलियन विकार में से भी ये एक अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। मतलब इसका जीन होता है अलिंग गुणसूत्र पर, पहली बात। और दूसरी बात कि यह अप्रभावी रोग है। जो इसका जीन है उसका दो एलील होता है, एक होता है HbA एक होता है HbS। HbA सामान्य वाला है, HbS बीमारी उत्पन्न करने वाला है। अगर दोनों HbA है तो रोग उत्पन्न नहीं होगा, HbA HbS है तो रोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से ये अप्रभावी हो जाएगा ना। रोग उत्पन्न कब होगा? जब दोनों HbS वाला ही हो, ठीक है। तो ये बात था।
अब इसमें बात ये है कि आखिर लक्षण क्या होता है, ठीक है, क्या लक्षण। देखो इसमें कुछ बात और है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वो हम अभी अगर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बात जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का वंशागति का आणविक आधार उससे संबंधित है, ठीक है, क्योंकि उसमें बात है कोडोन का और उस चीज का। अब जो पहली बार मतलब सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है 1 2 3 4 5 चैप्टर, तो ये 5th चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें वो सब बात क्लियर होंगी जो बात इसमें लिखा हुआ है। इसलिए अभी के लिए इतना ही बात याद रखिए, जब हम वो बताएंगे, जब कोडोन पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ फिर से इसका हम जिक्र करेंगे। हालांकि अगर एग्जाम में आता है जितना अभी बता रहे हैं उतना लिख दोगे तो काफ़ी ये नंबर मिल जाता है। अच्छा ठीक है, तो सिक्कल सेल नंबर क्या बताएं कि यह एक मेंडेलियन विकार है, अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। इसके जीन के 2 एलील होते हैं, HBS। अगर दोनों HBA है तो उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा, HBS है तो भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, दोनों HBS है तभी रोग उत्पन्न होगा। अब इसमें होता क्या है, इसके नाम से समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है। नाम क्या है इसका, दात्री कोशिका रक्तता। देखो सिकल सेल एनीमिया, सिकल मतलब क्या होता है, दात्री, दात्री मतलब हंसुआ, हंसुआ, हंसुआ समझते हैं, हंसुआ नहीं समझते, गांव में नहीं होता है हंसुआ, गांव में ही तो होता है, ऐसे होता है हंसुआ। देखिए हंसुआ, देखिए ऐसे घास काटते हैं इससे, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं और घास काटते हैं, तो इसको बोलते हैं हंसुआ, हंसिया भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं दात्री, अंग्रेजी में बोलते हैं सिक्कल, ठीक है। तो ये हमारा हंसुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का आकार है वो हंसुए का आकार, दात्री के आकार का हो जाता है, सिक्कल के आकार का हो जाता है। आरबीसी जनरली किस शेप का होता है, आरबीसी जनरली द्विअवतल होता है, ये होता है आरबीसी का शेप, ठीक है, द्विअवतल बाइकनकेव शेप होता है। कैसा होता है ये, द्विअवतलाकार, ठीक है, बाई कॉन्केव शेप होता है, द्विअवतलाकार होता है। लेकिन सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है कि सिक्कल सेल एनीमिया में जो है आरबीसी का आकार बदल के दात्री के आकार का ऐसा हो जाता है, इस आकार से इस आकार का। तो इससे क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव इसका ये होगा कि इसको ये समझो कि आरबीसी करता क्या है। तो आरबीसी हमारे शरीर में O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। हम जो सांस ले रहे हो जा रहा है फेफड़ा में, और फेफड़ा से उस हवा को पूरे शरीर में कौन ले जा रहा है, आरबीसी ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, आरबीसी ले जा रहा है। तो आरबीसी के अंदर O2 और CO2 भरा होता है और वहीं उसको लेकर जाने का काम करता है हवा को, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है ऊतकों तक, और ऊतक से फिर जो CO2 बन रहा है उसको लेकर आता है फेफड़ों तक, ठीक है। बाकी ये सब विस्तार में क्लास 7 में पढ़ना था, उसको हम वीडियो से डाले हो इस चैनल पे, नहीं भी डाले हो तो देखना मिल जाएगा, एक क्वेश्चन में डाल देंगे, ठीक है। 11 का टॉपिक है ये कि कैसे आरबीसी जो है वो O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। खैर इतना याद रखो कि आरबीसी क्या करता है, O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। अब O2 एवं CO2 का परिवहन करता है आरबीसी, हाँ, तो इसीलिए आरबीसी के अंदर केंद्रक भी नहीं होता है। हम लोग पता है ना कि हर एक, जान लो थोड़ा सा बात और, कि हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। कहीं नहीं होता है कि आरबीसी को अधिक से अधिक O2 एवं CO2 का परिवहन करना है, इसलिए इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। चाहिए अधिक से अधिक जगह हो और जगह का उपयोग हो O2 एवं CO2 के परिवहन करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि आरबीसी का आकार चेंज हो गया। अब बताओ जितना आयतन अंदर पहले था उतना ही अब है, नहीं है। तो जितना पहले ये ऑक्सीजन या CO2 का परिवहन कर सकता था क्या उतना अब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वहीं इसमें रिजल्ट होता है कि शरीर में O2 एवं CO2 का सही से परिवहन नहीं हो पाएगा। परिवहन नहीं होगा तो मतलब कि ऊतकों के पास जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जब उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा फिर सही से श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, और जब सही से श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो फिर एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा, और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा तो फिर उसे कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाएंगी। तो वही यहाँ पर हो जाता है कि आरबीसी का आकार बदल के हो जाता है द्विअवतलाकार, जिसके फलस्वरूप आरबीसी जो है
वह सही से O2 एवं CO2 का परिवहन नहीं कर पाता है, उससे कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हालांकि नोट्स भी हम बोले हुए हैं तो कुछ दिन में जब कोर्स कंप्लीट होगा तभी नोट्स मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से नोट्स बनाना। इसका जो मेन बातें यहाँ हम लिखे हुए हैं, आपको इन सब बात को जोड़ के और एक पैराग्राफ 3, 4, 5, 6, 7 लाइन का जितना का बन सके उतना का पैराग्राफ बनाना, ताकि एग्जाम में आप तो लिख सको। एक बार रिवाइज कर लो फिर से। सिकल सेल एनीमिया, जो बात हम बोल रहे हैं, जो की पॉइंट है, जो मेन बात है, वो लिखते रहो ना हो तो, और बाद में सब कुछ जोड़कर नोट्स बना लेना, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, बातों को समझो, रटने से अच्छा है बातों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया कैसा विकार है? मेंडेलियन विकार है। उसमें भी कैसा है? तो मेंडेलियन विकार में भी जो है ये अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, मतलब इसका जो गुणसूत्र है वो, अब देखो इसमें वो बात नहीं है जो बात हीमोफीलिया में देखे थे कि पुरुष को ज़्यादा हो रहा था, महिलाओं को कम हो रहा था, वो बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें अलिंग संलग्न अप्रभावी रोग पर है, अप्रभावी रोग है। इसके जीन के 2 एलील होते हैं, HBA HBS। HBA HBS है तो कोई बीमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। HBA HBS है तो वाहक है लेकिन रोगी नहीं है, क्योंकि रोग उत्पन्न यही ना करता है। और ये कैसा है? अप्रभावी। HBS HBS है तो रोग उत्पन्न करेगा। इसमें होता क्या है, तो आरबीसी का आकार बदल के हो जाता है द्विअवतलाकार से दात्री के आकार का, हंसुए का आकार का। उससे आरबीसी सही से O2 एवं CO2 का परिवहन नहीं कर पाता है, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब देखो, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म हो गया हमारा मेंडेलियन विकार। अब पढ़ना है गुणसूत्रीय विकार के बारे में। गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो उसमें हम लोग क्या देखे थे, तो आप राइटिंग संभाल लेना, ठीक है, थोड़ा राइटिंग संभाल लेना। गुणसूत्रीय विकार, उसमें हम लोग क्या देखेंगे मेंडेलियन विकार में? उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो जो होता है जीन में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो नाम ही है गुणसूत्रीय, यहाँ गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। नॉर्मली इंसान के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? 46, 23 जोड़ा। अब उसमें से क्या होता है, एक मिनट, किसी का फोन। तो नॉर्मली इंसान के अंदर कितना गुणसूत्र होता है? 46, 23 जोड़ा। उसमें से कभी कभी क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है या एक गुणसूत्र घट जाता है, मतलब गुणसूत्र की संख्या में चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और गुणसूत्र की संख्या में हुए परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। ये 2 तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है एन्यूपोलवाइडी, ठीक, मतलब ये 2 तरह से गुणसूत्रीय विकार जो है 2 तरह से उत्पन्न हो सकता है। एन्यूपोलवाइडी, एन्यूपोलवाइडी, या हो सकता है पॉलीपोलवाइडी, या हो सकता है पॉलीपोलवाइडी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं असुगुणिता और इसको बोलते हैं बहुगुणिता, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार क्या है समझे, कि गुणसूत्र की संख्या में हुए परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है गुणसूत्रीय विकार। 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं एन्यूपोलवाइडी या हो सकते हैं पॉलीपोलवाइडी। एन्यूपोलवाइडी क्या है, तो अगर गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि हो जाती है या एक घट जाता है तब उत्पन्न होता है एन्यूपोलवाइडी। अगर मान लो क्रोमोसोम एक बढ़ जाए या एक घट जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं? एन्यूपोलवाइडी। और अगर क्रोमोसोम का पूरा एक सेट अधिक हो जाए, मतलब क्रोमोसोम मान लो कि 46 है, मतलब एक केंद्रक में 46 है, 2 केंद्रक बन जाए, अब कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो तो एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम का 2 सेट हो जाएगा, उसको कहेंगे पॉलीपोलवाइडी।
बात समझे, अगर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, 46 से 47 हो जाए या 45 हो जाए, उसको कहेंगे एन्यूप्लोइडी। अब क्रोमोसोम में पूरा एक सेट ही बढ़ जाए, क्रोमोसोम मान लो कि डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कोशिका द्रव्य कोशिका विभाजन एक चैप्टर था कि पहले होता है केंद्रक का विभाजन, तब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो अगर मान लो कि कोशिका में जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाए लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हो तो क्या होगा? एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम मतलब दोगुना हो गया। तो इस घटना को बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। दोगुना तिगुना कुछ भी हो सकता है। जनरली ये चीज पौधों में पाया जाता है। देखो सब बात इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे हैं ये आता है एन्यूप्लोइडी किसे कहते हैं, पॉलीप्लोइडी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या एक क्रोमोसोम घट जाएगा, उसको बोलेंगे एन्यूप्लोइडी। अगर क्रोमोसोम का पूरा एक सेट बढ़ जाए, ठीक है, या दो सेट बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए क्रोमोसोम एकदम, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। ये कहाँ देखने को मिलता है? पौधों में। पौधों में पॉलीप्लोइडी के द्वारा जो है अलग अलग किस्म उत्पन्न किया जाता है। मान लो कि धान का हजारों किस्म है, गेहूं का हजारों किस्म है ना, हजारों, हाँ हजारों, पढ़ना है चैप्टर में। तो वो जो हजारों किस्म है उसमें से कुछ मानव जनित है, मतलब कुछ कुछ किस्म को मानव उत्पन्न किया है, तो कहीं ना कहीं पॉलीप्लोइडी का बहुत अहम योगदान होता है नए तरह नए किस्म का जो है पौधा उत्पन्न करने में। नए किस्म का गेहूं का पौधा या नए किस्म का जो है सो धान का पौधा उत्पन्न करने में जो है पॉलीप्लोइडी का यूज किया जाता है। ये हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एन्यूप्लोइडी, ठीक है। एन्यूप्लोइडी में ये बात लिख लेना, जब हम बोलें उतना बात, या तो वीडियो को पॉज करके पॉज करके तो नहीं हो पाएगा, तो जिस तरह से हो स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्लास के बाद में, ठीक है, जैसे भी हो इसको लिख लेना। अब है बात एन्यूप्लोइडी। एन्यूप्लोइडी में हम क्या बोले कि एक इसमें क्या बोले कि अगर गुणसूत्र का एक समुच्चय अधिक हो जाए, समुच्चय पूरा एक जो उसका ग्रुप है वो ज्यादा हो जाए, ये क्यों होगा? जो केंद्रक विभाजन हो जाएगा और कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, तब पॉलीप्लोइडी उत्पन्न होगा। और एन्यूप्लोइडी कब उत्पन्न होगा? एन्यूप्लोइडी तब उत्पन्न होगा जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तब उत्पन्न होता है एन्यूप्लोइडी। ये पौधों देखने को मिलता है, हम लोग बेसिकली ये पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए जो हम लोग को पढ़ना है अभी, डाउन सिंड्रोम, लिख लो, इसको लिख लो, अभी लिख लो, डाउन सिंड्रोम, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब हैं एन्यूप्लोइडी। मतलब यही सब हम लोग को पढ़ना, और भी होता है लेकिन एनसीईआरटी तीन दिया है, तीन ही पढ़ेंगे हम लोग, तीन ही एग्जाम में आता है। डाउन अभी ये सब बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। अभी लिख लो खाली कि हम लोग को जो गुणसूत्रीय विकार पढ़ना है, हम लोग इसका तो बात ही नहीं करना है, और बता दिए हैं, केवल याद रखना कि अगर कोशिका में केंद्रक विभाजन होने के बाद गुणसूत्र का विभाजन नहीं हो, केंद्र विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो, तो कोशिका के अंदर गुणसूत्र का पूरा एक समुच्चय अधिक हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। यह जो सामान्यतः पौधों में देखने को मिलता है। दूसरे में क्या देखे कि अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाए या घट जाए, इसको बोलते हैं एन्यूप्लोइडी। एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंपली गुणसूत्रीय विकार के भी उदाहरण लिख सकते, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है? जो ऐसे विकार जो गुणसूत्र में हुए संख्या से उत्पन्न होता है, जो गुणसूत्र में हुए समस्या, गुणसूत्र में हुए परिवर्तन से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। तो चलो आज यही खत्म किया जाएगा। अगले क्लास में जो है हम लोग देखेंगे इनके बारे में, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक और बचेगा गुणसूत्रीय सिद्धांत, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको लिख लिए थे, नहीं लिख रहे तो वीडियो में लिख लेना है इसको। अब हम लोग बात करेंगे, देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े मेंडेलियन विकार, कौन कौन? सिकल सेल एनीमिया के बारे में, कि वो क्या होता है। तो उसमें जो वो है ना आरबीसी, उसका साइज चेंज हो जाता है,
ठीक है। अलिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है, ठीक है। और क्या पढ़े कि ये जो होता है वो अप्रभावी रोग है ना, HBS एलील होता है। फिर पढ़े गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं, तो जो विकार उत्पन्न होते हैं गुणसूत्र की संख्या के बढ़ जाने या घट जाने से उन्हें कहा जाता है गुणसूत्रीय विकार। दो तरह की हो सकता है, एन्यूपुलवैडी, पॉलीपुलवैडी। अगर गुणसूत्र का पूरा एक समुच्चय अधिक हो जाता है तो पॉलीपुलवैडी, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या एक क्रोमोसोम घट रहा है तो एन्यूपुलवैडी। पॉलीपुलवैडी पौधों में कराया जाता है अलग अलग किस्म उत्पन्न करने के लिए। एन्यूपुलवैडी उदाहरण हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, विस्तार से पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, बहुत सारा सिंड्रोम होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो अच्छे से, ठीक है। और टेंशन ले लो, कोर्स मेरी जिम्मेवारी है, कंप्लीट हम कर देंगे। बस जितना हम बता रहे हैं उसको नोट्स बनाते रहो बढ़िया से, और बढ़िया से उसको रिविजन करते रहो, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बहुत बहुत